नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने कौन कौन से विचार व्यक्त किए हैं, तो उन सबको हम जानने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं। यह इतना निंदनीय तथ्य है कि जिन लोगों को इस बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है वह भी इसका इतना तो संज्ञान करते ही हैं, अथवा उन्हें इतना तो मालूम ही है, फिर भी किसी व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि यह एक गंभीर मामला है जिसका संतोषजनक समाधान होना चाहिए। यह कैसे हुआ कि अछूत गांव के बाहर रहने लगे? क्या उन्हें पहले अछूत घोषित किया गया और फिर उन्हें गांव से बाहर निकाला गया और उन्हें बाहर रहने के लिए बाध्य किया गया, अथवा वह क्या पहले से ही गांव के बाहर रहते थे और उन्हें कालांतर में अछूत घोषित कर दिया गया? यदि हमारा यह उत्तर हो कि वह पहले से ही गांव के बाहर रहते थे, तो अगला प्रश्न यही होता है कि उसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि अछूतों के अलग अलग आवास होने के प्रश्न पर पहले कभी किसी ने विचार नहीं किया। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर इस बारे में किसी का कुछ सिद्धांत नहीं है कि अछूत गांव के बाहर क्यों रहने लगे। यह तो हिंदू शास्त्रों का मत है, और यदि कोई इसे सिद्धांत मानकर उचित कहे तो वह कह सकता है, शास्त्र कहते हैं कि अंत्यजों को गांव के बाहर रहना चाहिए और उनकी बस्ती गांव से बाहर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मन का कथन है, यानी मन कहते हैं कि चांडालों और खपचों का निवास गांव से बाहर हो, उन्हें अपपात्र बनाया जाए, उनका धन कुत्ते और गधे हों। मुर्दों के उतरन यानी कफन उनके वस्त्र हों, वह फूटे बर्तनों में भोजन करें, उनके गहने काले लोहे के हों और वह सदैव जगह जगह घूमते रहें। यह सब कौन कहते हैं? मनु कहते हैं। फिर मनु कहते हैं कि धर्म धारण करता हुआ मनुष्य उनसे किसी प्रकार का सरोकार न रखें, उन्हें देखें भी नहीं, वह आपस में ही अपना सब व्यवहार रखें और वह अपने विवाह भी अपनी बराबरी वालों के साथ करें। फिर मनु कहते हैं कि भोजन उन्हें किसी नौकर आदि द्वारा टूटे हुए बर्तन में दिया जाए, रात को वह गांव या नगर में नहीं घूमे। दिन में वह अपने काम के लिए जा सकते हैं, किंतु उन्हें राजाज्ञा से सचिन्ह होना चाहिए। हाँ, यह शाश्वत मर्यादा है कि वह ऐसे व्यक्तियों की लाश शमशान में ले जावें जिनका कोई संबंधी न हो। फिर मनु कहते हैं कि राजाज्ञा से वह दंड नीति के अनुसार सदैव अपराधियों का वध करें और वह उन अपराधियों के वस्त्र बिस्तर और गहने ले लें। लेकिन शास्त्रों के इन कथनों का क्या शीर्षक निकाला जाए, उनकी गहरी व्यवस्था की जा सकती है। जब शास्त्र कहते हैं कि अछूतों को गांव के बाहर रहना चाहिए, तो उनका इतना ही हो सकता है कि अछूतों को वहीं रहना चाहिए जहां वह ठहरते हैं। यह एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या यह हो सकती है कि जिन्हें अछूत घोषित कर दिया गया है उन्हें गांव के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें गांव के बाहर जाकर अपने टोलों में रहने के लिए मजबूर करना चाहिए। शास्त्रों की इन दोनों व्याख्याओं से दो संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो यह है कि अछूतों के गांव के बाहर जाकर रहने का छुआछूत से कोई संबंध नहीं,
एकदम आरंभ से ही वे गांव के बाहर रहते आए हैं। इसके बाद जब उनके माथे पर अस्पृश्यता का कलंक लगा तो उनका गांव में आना निषिद्ध हो गया। दूसरी संभावना यह है कि गांव के बाहर रह रहे अछूतों का अस्पृश्यता से पूरा संबंध है। दूसरे शब्दों में अछूत पहले मूलतः गांव के अंदर रहते रहे हैं। बाद में जब उनके माथे पर छुआछूत का कलंक लगा तो वे गांव को खाली करके गांव से बाहर रहने पर मजबूर हुए। इन दोनों बातों में से कोई भी बात अधिक मान्य नहीं है। दूसरी संभावना तो स्पष्ट तौर पर ही निरर्थक और बेसिर पैर की कल्पना है। इसके खोखलेपन को दिखाने के लिए एक ही तर्क काफी है। हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वह किसी गांव अथवा किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, यह समस्त भारतवर्ष में व्याप्त है। अछूतों को गांव से निकालकर बाहर बसाना बहुत बड़ी बात है। किसने और कैसे यह इतनी बड़ी व्यवस्था की होगी, यह किसी चक्रवर्ती राजा की आज्ञा के बिना नहीं हो सकती थी। उसके लिए भी उन्हें इस प्रकार एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बसाना असंभव कार्य था। चाहे संभव हो चाहे असंभव हो, यह किसी चक्रवर्ती राजा का ही कार्य हो सकता है। यह कौन सा चक्रवर्ती राजा है जिसे इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? स्पष्ट ही है कि भारत में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने यह कार्य किया हो। यदि भारत में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ तो दूसरी संभावना छोड़ देनी चाहिए। अब जिस बात पर विचार किया जा सकता है वह यही है कि जो लोग अछूत कहलाते हैं वह अछूत कहलाना आरंभ करने से भी पहले एकदम आरंभ से ही गांव के बाहर रहते थे और बाद में अछूत बना दिए गए जाने के कारण उन्होंने बाहर ही रहना जारी रखा। लेकिन इससे एक बहुत ही कठिन प्रश्न पैदा होता है कि वह गांव के बाहर क्यों रहते थे? उन्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? इसका उत्तर यही है कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी को संसार भर में आदिम समाज के वर्तमान रूप धारण करने के संबंध में जिन बातों की जानकारी है उनका ख्याल करके यही मानना स्वाभाविक लगता है कि अछूत आरंभ से ही गांव के बाहर रहते आए हैं। जब तक उन बातों की कुछ व्याख्या न कर दी जाए जिनके कारण आदिम समाज ने वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर लिया, तब तक शायद अधिकांश लोग यह नहीं समझ सकेंगे कि उपर्युक्त मत स्वाभाविक क्यों है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह ध्यान रखें कि वर्तमान समाज आदिम समाज से दो बातों में भिन्न है। आदिम समाज खानाबदोश जातियों का बना था और वर्तमान समाज स्थिरता पूर्वक एक जगह बनी बस्तियों का जात समूह है तथा आदिम समाज रक्त संबंध पर आधारित कबीलों का एक समूह था। वर्तमान समाज नस्लों का समूह है। दूसरे शब्दों में आदिम समाज ने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए दो तरफ अपना विकास किया। विकास की एक धारा ने आदिम समाज को कबायली अवस्था से लेकर नस्ल की अवस्था तक पहुंचा दिया। इनमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन के स्पष्ट चिन्ह राज की उपाधियों में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी राजाओं की उपाधियों को ही लीजिए। जॉन हिल वह पहला सम्राट था जिसने अपने आप को इंग्लैंड का सम्राट कहा। उसके पूर्वज सामान्यतः अपने आप को अंग्रेजों का राजा कहते आए थे। पहला कथन एक प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा एक परिवार जाति का। इंग्लैंड कभी एक देश था जहां अंग्रेज निवास करते थे। अब अंग्रेज वे लोग हैं जो इंग्लैंड में निवास करते हैं। इसी प्रकार का परिवर्तन फ्रांसीसी राजाओं की उपाधियों में दिखाई देता है।
कभी वे फ्रांसीसियों के राजा कहलाते थे, किंतु आगे चलकर फ्रांस के राजा कहलाने लगे। विकास की दूसरी धारा ने आदिम समाज को घुमंतू समाज न रहने देकर एक स्थिर समाज बनाया। यह परिवर्तन भी इतना निश्चित और प्रभाव उत्पादक है कि इसकी वास्तविकता का विश्वास कराने के लिए किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं। इस समय हमें अपने उद्देश्य के लिए इतना कहना पर्याप्त है कि हम विकास की दूसरी धारा पर विचार करें। आदिम समाज किस प्रकार घुमंतू समाज न रहकर स्थिर बना हुआ समाज बन गया। आदिम समाज के खानाबदोश कबीले न रहकर बस्तियों में बसा हुआ समाज बनने की कथा इतनी अधिक लंबी है कि वह एक अध्याय में आ नहीं सकती। केवल दो बातों की ओर ध्यान देना काफ़ी होगा। जानने की पहली बात यही है कि किस चीज़ ने समाज में उसका घुमंतू जीवन छुड़ा दिया। दूसरे, घुमंतू जीवन से स्थिर जीवन तक पहुंचने के बीच उसे किस किस अवस्था में से गुजरना पड़ा। निसंदेह आदिम समाज घुमंतू समाज था, किंतु यह घुमंतू अपने किसी घुमक्कड़ स्वभाव विशेष के कारण नहीं था, किंतु कारण यही था कि उस समाज का व्यवसाय पशुपालन था। इसीलिए वे नए चरागाहों की खोज में घूमते थे। आदिम समाज अपने पशु प्रेम के कारण जहाँ जहाँ पशु ले जाते वहाँ चले जाते थे। कालांतर में आदिम कबीलों का निवास स्थिर हो गया, किंतु उसी समय उसे एक नई संपदा का पता चला। यह नई संपदा भूमि थी। यह उस समय हुआ जब आदिम समाज ने खेती करने और खेत जोतने की कला सीख ली। तब उसका धन पशुओं भूमि में परिवर्तित हो गया और मात्र पशुपालन से भूमि में परिवर्तन होने से धन एक जगह स्थिर हो गया। इस परिवर्तन के साथ साथ आदिम समाज भी स्थिर होकर एक जगह बस गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आदिम समाज किसी समय खानाबदोश समाज क्यों था और फिर उसने एक जगह स्थिर होकर रहना क्यों सीख लिया। ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि जब आदिम समाज घुमंतू जीवन छोड़ने की ओर अग्रसर था, उस समय क्या घटनाएं घटीं। घुमंतू जीवन को छोड़कर स्थिरता का जीवन ग्रहण करने पर आदिम समाज के सामने मुख्य रूप से दो समस्याएं सामने आई। एक तो वह थी जो एक जगह बस जाने वालों के सम्मुख आई और दूसरी वह थी जो छितरे हुए कबीलों के सम्मुख आई। एक जगह बस जाने वाली जातियों के सामने समस्या थी कि वह दूसरे घुमंतू कबीलों से अपनी रक्षा कैसे करें। छितरे लोगों के सामने सुरक्षा और शरण स्थल की समस्या थी। इसे और अधिक विस्तार से बताना आवश्यक हो सकता है कि ये समस्याएं क्यों और कैसे उत्पन्न हुई हैं। एक जगह बस जाने वाली जातियों के सामने जो समस्या आई उसे समझने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना होगा। सभी घुमंतू कबीले अथवा जातियां एक ही समय स्थिर नहीं हुई थीं। कुछ स्थिर हो गई, कुछ घुमंतू बनी रहीं। याद रखने की दूसरी बात यह है कि ये कबीले अथवा जातियां कभी आपस में एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रहे। ये हमेशा आपस में युद्ध करते रहे। जब ये कबीले घुमंतू थे तो उनका मुख्य कारण आपस में युद्ध करना ही रहा। जैसे पशुओं की चोरी करना, स्त्रियों का हरण करना, दूसरे कबीलों अथवा जातियों के चरागाहों में पशुओं को जबरदस्ती हाँक लेना। जब कुछ कबीले अथवा जातियां अभी तक घुमंतू जीवन व्यतीत कर रही थीं, तो उनके लिए एक जगह बसे हुए लोगों के साथ टकराव और भी आसान हो गया। दूसरे खानाबदोश लोगों के साथ लड़ाई करने की अपेक्षा इसमें अधिक लाभ था। खानाबदोश जातियों की समझ में यह बात आ गई कि एक स्थान पर बस जाने वाली जातियों के पास दोहरी संपत्ति थी। घुमंतू कबीलों की तरह ही इनके पास भी पशु थे
और इसके अतिरिक्त उनके पास भूमि थी, जिसे देखकर घुमंतू लोगों को लालच होता था। घुमंतू कबीले स्थिर बसी हुई जातियों पर लगातार संगठित रूप से आक्रमण करते थे, जिससे वह उनका धन ले जा सकें। तीसरी बात यह है कि एक जगह बसी हुई जातियां इन घुमंतू कबीलों से अपनी रक्षा करने के मामले में कमज़ोर थी, क्योंकि वह अधिक लाभ के धंधे में लग गई थी। इसीलिए वह व्यवसाय की अनदेखी करके मार काट में ही नहीं लगी रहना चाहती थी। वह अपने घर छोड़कर इन घुमंतू कबीलों का पीछा भी नहीं कर सकती थी। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। इतिहास बताता है कि जिन लोगों के पास अपनी रक्षा के साधन नहीं होते थे, दूसरे असभ्य लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि खानाबदोश जातियां जब एक जगह बसने लगी तो उनके सामने आत्मरक्षा की समस्या क्यों और कैसे उपस्थित हुई। उधर यह समझना कठिन नहीं कि छितरे हुए लोगों की समस्या कैसे उत्पन्न हुई। यह कबीलों के निरंतर युद्ध का ही परिणाम है, जो कबीलों की उस आदिम अवस्था में उन कबीलों अथवा जातियों का सामान्य जीवन था। इन कबीलों के युद्धों में प्रायः ऐसा होता था कि एक कबीलों का सर्वथा सफाया तो नहीं होता था, किंतु वह परास्त होकर बिखर जाता था। बहुधा जो दल परास्त हो जाता था वह टुकड़े टुकड़े हो जाता था। इसके परिणाम स्वरूप समाज के विकास की आदिम अवस्था में एक बड़ी जनसंख्या जो इसी प्रकार परास्त होकर बिखरे लोगों की थी, इधर उधर घूमती रहती थी। यह समझने के लिए कि इन छितरे बिखरे हुए लोगों की समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इस बात को समझना आवश्यक है कि आदिम समाज का संगठन कबीलाई था। ऐसा होने के दो अर्थ थे। पहला यह कि आदिम समाज में प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी कबीले से संबंध था। इतना ही नहीं, उसे किसी न किसी कबीले का होकर रहना पड़ता था, तभी उसका अस्तित्व था। दल से बाहर किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व न था या हो ही नहीं सकता था। दूसरे, कबीलाई संगठन आधार रक्त का संबंध था और कोई भी व्यक्ति जो एक कबीले से पैदा हुआ हो तो वह दूसरे कबीले में सम्मिलित नहीं हो सकता था। इसीलिए उसे कबीले में व्यक्तिगत हैसियत में ही रहना पड़ता था। वह दूसरे कबीले में समाज में जहाँ एक कबीले का दूसरे कबीले में से संग्राम हो रहा हो, इस बात का सदैव डर बना रहता था कि इधर उधर फैले लोगों के इन समूहों पर भी आक्रमण न हो जाए। वह जानते थे कि कहाँ शरण ढूंढें। वह नहीं जानते थे कि उन पर कौन आक्रमण कर दे और कौन उनकी रक्षा करेगा। इसीलिए आश्रय स्थान मिलना और सुरक्षित रह पाना इन छितरे हुए लोगों की समस्या बन गई। आदिम समाज के विकास के बारे में ऊपर जो कुछ संक्षिप्त रूप में कहा गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि आदिम समाज के जीवन में एक समय था जब वह दो समूहों में विभक्त हो गया था। एक समूह एक जगह बसे हुए आदमियों का था। उनकी समस्या थी कि उन्हें ऐसे लोग मिले जो घुमंतू आक्रमणकारियों के विरुद्ध उनकी पहरेदारी का काम करें। दूसरा समूह उन छितरे हुए परास्त लोगों का था जिनके सामने यह समस्या थी कि उन्हें कोई ऐसे संरक्षण मिल जाए जो भोजन तथा शरण स्थान दे सके। अगला प्रश्न यह है कि इन दोनों समूहों ने अपनी समस्या को कैसे सुलझाया। यद्यपि हमारे पास प्राचीन काल का कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर हम निश्चयात्मक रूप से यह कह सकें कि दोनों में किसी प्रकार का करार अथवा समझौता हुआ हो, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ने आपस में समझौता किया, जिसके अनुसार इन छितरे हुए परास्त लोगों ने एक जगह स्थिर रूप से बसी हुई जातियों की चौकीदारी अथवा पहरेदारी करनी स्वीकार कर लिया। एक जगह स्थिर रूप से बड़ी जातियों ने उन्हें भोजन तथा शरण स्थान देना स्वीकार किया। वास्तव में यह बड़ा अस्वाभाविक होता है
यदि इस प्रकार की आपसी व्यवस्था न कर ली गई होती, क्योंकि दोनों को अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे की मदद चाहिए थी। इस सौदे में एक कठिनाई अवश्य उत्पन्न हुई होगी, शरण स्थान की कठिनाई। छितरे हुए आदिम कहाँ रहें, स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के बीच में अथवा उनसे दूरी पर। इस समस्या को हल करने में दो बातें निर्णायक सिद्ध हुई होंगी, एक तो रक्त संबंध की, दूसरी युद्ध नीति की। आदिम लोगों की मान्यताओं के अनुसार रक्त संबंधी ही एक साथ रह सकते थे। कोई भी बाहरी आदमी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं पा सकता था जहाँ किसी कबीले विशेष का अधिकार हो। ये छितरे हुए आदमी बाहरी थे, वह उस कबीले के थे जो स्थिर रूप से बसे हुए लोगों से भिन्न था। यदि ऐसा था तो उन्हें स्थिर रूप से बसे हुए आदमियों के बीच में ही रहने दिया जा सकता था। युद्ध रीत के विचार से भी यह आवश्यक था कि ये बाहर से आए हुए लोग गांव की सीमा पर रहे ताकि वह आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सकें। इन दोनों बातों ने मिलकर यही निर्णय कराया कि वे लोग गांव के बाहर गांव की सीमा पर रहें। अब हम अपने मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं। ऊपर जो स्थिति बताई गई है उसके हिसाब से उस प्रश्न का उत्तर पाने का कुछ प्रयत्न किया जा सकता है। यही बात जो अन्यत्र हुई वह भारत में भी हुई होगी, जबकि घुमंतु जीवन को छोड़ हिंदू समाज स्थिर जीवन की ओर अग्रसर था। आदिम समाज में दोनों तरह के लोग रह रहे होंगे, स्थिर रूप से बसे हुए और छितरे हुए परास्त लोग। जो स्थिर रूप से बसे उन्होंने गांव की बुनियाद डाली और गांव में बसे। छितरे हुए परास्त लोग वह थे जो भिन्न कबीले के थे, इसीलिए भिन्न रक्त होने के कारण गांव से बाहर बसे। यह सिद्धांत इतना नया है कि आलोचकों को अपने और प्रश्नों का उत्तर मिले बिना संतोष हो ही नहीं सकता। वह पूछ सकते हैं, क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है कि अछूत छितरे हुए व्यक्ति ही हैं? क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि स्थिर रूप से बसने के जिस क्रम की ऊपर चर्चा की गई है वैसा किसी अन्य देश में भी हुआ है? क्या छितरे हुए लोगों का गांव के बाहर रहना अभी सभी संगठनों का सर्वव्यापी पहलू है? सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के अमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम के बिना अस्पृश्य कभी भी अपनी दशा में सुधार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अछूत गांव से बाहर क्यों रहते हैं का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।